बायो सेवाल्ट के नियम पढ़ाने वाले हैं जो मतलब हर साल बोर्ड में आता है, पक्का रखिए, हमारे तरफ से एकदम पक्का है कि ये हर साल कंपलसरी है कि बोर्ड में आना है, आना है। चाहे आप हाई स्कूल का पेपर दीजिए, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो या ग्रेजुएशन में हो जिसमें इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, ये 3 क्लास तो कभी पीछा ही नहीं छोड़ता है। क्यों नहीं छोड़ता मैं बताता हूँ। देखिए क्या है, अगर हम कोई तार लेते, क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, ये बहुत लॉजिक चीज है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, विद्युत चुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यह हमारा तार हुआ, जब इस तार में हम धारा का प्रवाह करते हैं, तार लिए धारा का प्रवाह किए, जब धारा बहता है तो आवेश, क्योंकि आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं, और जब धारा का प्रवाह होता है तो अपने चारों तरफ ये क्या करता है, तो वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। ओरेस्टेड क्या कहें, सब्र करिए, ओरेस्टेड क्या कहें, मैंने कहा खाली वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है, ओरेस्टेड इसमें एक और पेच पैदा कर दिए कि नहीं, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं उत्पन्न करता है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड कितना ये अपने चारों तरफ प्रवाहित, जब इसमें धारा होगी तो अपने चारों तरफ कितना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, इसके लिए बायो सेवाल्ट ने नियम दिए हैं। बायो और सेवाल्ट 2 साइंटिस्ट थे, ये दोनों मिलकर क्या किए, एक रूल पैदा कर दिए और बताएं कि ये चालक तार है और इस चालक तार में अगर हम धारा का प्रवाह कर रहे हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन्होंने ही बताया। तो सबसे पहली बात ये जानिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये जानना है। कल के सुबह ही, आज सुबह का ही वीडियो हमारा पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का। सर यार मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दीजिए ना, बचपन से सिक्का सटाओ, चुंबक हाई चुंबक सटाओ वाला ना, हाउ चुंबक सटाने वाला हम लोग बचपन से काम करते आए हैं। क्या किए, सिक्का लेते थे, चुंबक को चिपकाते थे, फिर हटाते थे, फिर ले जाते थे, फिर चिपक जाता था। कहानी क्या रहती थी मैं बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये चुंबक है और एक सिक्का लाते थे तो इसका एक एरिया होता था, जिस एरिया में क्या कभी भी हम सिक्का ले जाते थे तो यह या तो खींचता था या तो प्रतिकर्षित करता था। खींचेगा कब, जब सिक्का ले जाएंगे तब खींचेगा, मतलब आकर्षित करेगा। चुंबक ले जाएंगे तो आकर्षित करेगा, उसी चुंबक उलट देंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। तो जहां से वह महसूस करना हम चालू किए वही तो है मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल समझिए, ये चुंबक है, इसके चारों ओर का आपको एरिया देखिए, जिसमें कोई भी चुंबकीय पदार्थ ले, आप प्लास्टिक ले जाएंगे चिपकेगा, अरे भाई प्लास्टिक नहीं चिपकेगा। चुंबकीय पदार्थ में जैसे लोहा हो गया, ऐसे और भी बहुत ऐसे कंपोनेंट हैं लोहे के ही में, जैसे टीन हो गया, ये सब स्टील हो गया, ये सब ले जाएंगे तभी चिपकेगा। अब ले जाइए सोना चिपका, ये चिपकेगा नहीं, उसमें भी लगता है मैग्नेटिक फील्ड मगर कम महसूस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हम सिंपल से बता रहे हैं। मान लीजिए हमारा चुंबक है, इस चुंबक का हाई एगो एरिया होगा, है या मान लीजिए एरिया बना रहा है। इस एरिया में कोई भी आप चुंबकीय पदार्थ लाइए, कोई भी हमको क्या लाना है, चुंबकीय पदार्थ। तो जैसे लाएंगे ये चुंबकीय पदार्थ इस एरिया में जैसे इंटर करेंगे, इस एरिया में जैसे आप इंटर कर रहे हैं तैसे ये खींचना चालू कर देगा, या तो कहीं बक फक फक फक, या तो कहीं आ जा आ जा आ जा। तो सेम वही कहानी, आ जा नहीं तो यहां से चला जा, दो में से कोई एक काम करता है। तो ये जो ला रहे हैं और जिस एरिया में ये महसूस करना हम चालू कर दिए, आओ आ नहीं तो जा, तो वही एरिया हैजा से महसूस किए या यहाँ से महसूस कर रहे हैं, यहाँ ये जो रेंज बन रही है यही हमारा क्या कहलाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। एकदम सिंपल सा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैंने कल कहा था कि अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसमें जरूर इसके बारे में जिक्र करूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से दूंगा। देखिए मैंने दे रहा हूं, ये चुंबक है, एरिया लीजिए, इसमें कोई चुंबकीय पदार्थ लाइए, जैसे ही लाएंगे चुंबकीय बल का अनुभव करना चालू कर देंगे। अब चुंबकीय बल क्या है, या तो खींचेगा नहीं तो ढकेलेगा, समझ रहे हैं, या तो खींचेगा या तो क्या करेगा, ढकेलेगा। वही एरिया क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ध्यान समझिए, चुंबक, एरिया, कोई दूसरा पदार्थ चुंबकित होने वाला लाए, चुंबकीय बल का अनुभव करें, वही एरिया क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए ओरेस्टेड तो बता दिए कि ये चालक तार था, इसमें धारा हम प्रवाह किए तो ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता, कितना हुआ वो नहीं बताएं।
तो कौन बताया? हमारे ससुर जी नहीं हम कहेंगे, हमारे मामा नहीं कहेंगे, आपके मामा नहीं कहेंगे, बायो सेवार्ड पैदा किए। कौन बताए? बायो सेवार्ड बताए। पैदा नहीं किए, बायो सेवार्ड बताए। पैदा तो आपका धारण कर रहा है, ये तार है, धारा प्रवाह किए तो ये अपने चारों तरफ क्या पैदा किया? मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। तो कितना पैदा किया उसी के बारे में बायो सेवार्ड ने नियम दिए। देखिए कैसे। लंबाई का तार लिए, यल लंबाई का, इसकी लेंथ हम मानते हैं हम यल है, ठीक है। इस वाले में हम धारा आई का प्रवाह कर रहे हैं। अरे भाई, जब तक आप धारा नहीं प्रवाह करेंगे तब तक आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे? भूल रखिए, जब हम धारा का इसमें प्रवाह करते हैं तभी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है। तो यह लंबाई का एक तार ले लिया, अनंत तो बाद में इसमें शर्त कर लेते हैं। इसमें हम धारा का प्रवाह कर रहे हैं। जब प्रवाह करेंगे तो याद रखिएगा अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अब हम इससे आई धारा प्रवाहित करके इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिया हम पी, और इसी पर हमें ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर इंटर होते तो इस पर तीर लगाते हैं वेक्टर। कितना दूरी पर लिए हैं? आर दूरी पर, और थोड़ा सा लंबाई लिए, ध्यान समझिए कितना, थोड़ी सी लंबाई, डेल्टा। फिर एक बार बताते हैं हम फिगर, ध्यान समझिए। हम एक यल लंबाई का एक चालक तार ले लिए, ठीक है, यल लंबाई का। इस यल लंबाई में कितना धारा प्रवाहित किए? आई। इस यल लंबाई में हम थोड़ी सी लंबाई ले लें, कितना? डेल्टा यल, थोड़ी सी हमने लंबाई ले ली। इस डेल्टा यल के कारण कितना दूरी पर? तो आर दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं पी, यही हमें ज्ञात करना मैग्नेटिक फील्ड। समझे? नहीं समझे? ध्यान समझिए, अभी तो एंगल बना देंगे, अभी फट दे आ जाएगा। एक यल लंबाई का तार लिए, हो गई हमारी यल लंबाई। अब देखिए इसमें हम धारा कितना प्रवाहित किए? तो आई, समझिए, यल लंबाई आई धारा कितना इस लेंथ में लेना है लंबाई में? डेल्टा यल। थोड़ी सी लंबाई के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है। इस थोड़ी सी लंबाई के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मगर उस पर थोड़ा ना निकालना, निकालिएगा, धारा बहेगा, सटिएगा ना, देखिएगा सटा देगा उसी में। तो तनी दूरे रहकर ऐसे टेस्ट चार्जर वगैरह लेकर चेक कर लीजिएगा। तो मान लीजिए हम थोड़ी सी लंबाई लिए हैं, इस थोड़ी सी लंबाई में से कितना दूरी पर? तो एक यहाँ हम पिन पॉइंट लेते हैं पी, और इससे कितनी दूरी पर? आर दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। यहाँ एंगल कितना है? थीटा। फिगर बन गई, मैंने कहा बन गई। यहाँ एंगल लगा दीजिए थीटा। तो लिखेंगे बायो सेवार्ड के नियमानुसार क्या कहें इन्होंने। फर्स्ट नंबर देखिए, या पहले लिखिए एक लाइन कि बायो सेवार्ड के नियमानुसार, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र मिल रहा है, मतलब उत्पन्न हुआ है, तो लिखेंगे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या होता है? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। बाबू बाबू बाबू, इसको क्या पढ़ते हैं? डेटिज। क्या पढ़ते हैं? डेटिज। जो डेल्टा बी है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। इक्वेशन नंबर 1। अभी तो हम कॉन्सेप्ट भी नहीं समझा, अभी तो थ्योरम लिख रहे हैं, थोड़ा जल्दी हो जाए। सेकंड नंबर समझिए, सेकंड नंबर क्या है? जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जो थोड़ी सी लंबाई लिए इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो एक लाइन फिर लिखिए, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक के अल्पखंड अवयव के लंबाई के क्या होता है? तो अनुक्रमानुपाती होता है।
ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डेट इज डेल्टा बी प्रोपोर्शनल कौन सी, डेल्टा यल। ये डेल्टा क्या है, थोड़ा सा जो पैदा हुआ है, तो इक्वेशन नंबर इसको क्या मानेंगे, सेकंड। ये हो तीसरा नंबर देखिए, लिखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है चाल अल्प खंड अवयव की जो लंबाई है, लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाले रेखा के बीच बने कोण के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डेट इज हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे डेट इज यही कि डेल्टा जो बी है ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन थीटा का। ज्या का मतलब होता है साइन थीटा है। 3 समीकरण हो गया। एक चीज और है, एक और चीजों पर निर्भर करता है। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, ये जो बिंदु P है और अल्पखंड अवयव है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चौथा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला अंक लिख लीजिए। लिखेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्प खंड अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आगे, देखिए डेट इज हम लिखेंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो दूरी जो है r है इसका व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। चारों समीकरण को मिलाइए तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मिला दीजिए फटाफट। तो जैसे मिलाएंगे डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, सबको मिलाइए, आई डेल्टा यल और साइन थीटा। ये ऊपर हुआ आई डेल्टा यल साइन थीटा, नीचे क्या है आर स्क्वायर। इसको हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिखेंगे, लिखेंगे म्यू 0/4 पाई। ठीक है, और आई डेल्टा यल और साइन थीटा और नीचे क्या है आपका, तो आर स्क्वायर। ये होता है बायो सेवाल्ट के नियम से। अभी और इसमें है, जैसे इसका मान कितना होता है, इसका मात्रक क्या होता है, अभी लिख के हम बताते हैं, देखिए ध्यान से। अब इसको हमको कंसेप्ट वाइज समझाना है, समझाया तो है नहीं, खाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोग को समझाए हैं। रहा हमारा बायो सेवाल्ट का नियम, तो मैंने कहा कि कोई भी चालक लेते हैं, जब उसमें धारा का हम प्रवाह करते हैं तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। मतलब जैसे चुंबक का गुण होता है, ऐसे किसी तार में हम जब धारा का प्रवाह करते हैं तो अभी चुंबक का गुण पैदा करता है, तभी तो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। वो कितना पैदा करता है, तो इतना ही पैदा करता है। और कौन कहें, ओरेस्टेड कहें, और कौन निकालें इसका वैल्यू, तो बायो सेवाल्ट लो निकालें। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है, ध्यान समझिए, इतना लिखने की आपको बाउंडर जरूरतें नहीं पड़ेगी। देखिए हम क्या लिख रहे हैं और क्या समझा रहे हैं, कुछ भी मेहनत की जरूरतें नहीं है, हम सटासट पटापट दही चूड़ा जैसे इसको चाप लेंगे। देखिए क्या है, पहली बात कि हम एक तार लेते हैं, कितनी लंबाई का, या लंबाई का तार ले लिए। धारा कितना प्रवाहित करेंगे, आई। इस टोटल लंबाई में हम थोड़ी सी लंबाई ले लेंगे यल। इस यल डेल्टा यल लंबाई में कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट हम बनाते हैं पी, यही हमें डेल्टा बी ज्ञात करना है, कितना दूरी पर, आर दूरी पर। यहाँ एंगल मान लीजिए थीटा पे है, सुनियोजित कर दिया हमने फिगर। ठीक है, अब देखिए
जो चुंबकीय क्षेत्र, ये जो हमको कैलकुलेट करना है कि कितना है, तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो बी जो है ये धारा पर निर्भर करता है कि आप कितना इसमें चालक में धारा प्रवाहित करेंगे। जितना ही धारा प्रवाह करेंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। याद रखिएगा, चालक में जितना ही अधिक धारा का प्रवाह होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ता है। पहला समीकरण ये था। दूसरा, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, थोड़ी सी लंबाई लिए हैं, इस पर निर्भर करता है। इसका मतलब लंबाई बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जाता है। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा यल, ये दूसरा नंबर है। पहला यही लिखे हैं कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है, मिला लीजिए आप, यही जो बता रहे हैं कॉन्सेप्ट तो समझा नहीं है, डायरेक्ट लिखने लगे थे। तो अब कॉन्सेप्ट समझिए कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह अल्पखंड अवयव की लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि लंबाई बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगली बात कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वह चालक के अल्पखंड अवयव की लंबाई और बिंदु P क्यों मिलाने वाली जो रेखा है इसके बीच कितना कोण बना है उसके जया के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और लास्ट नंबर याद रखिए, दूरी। जैसे मान लीजिए तार है और इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसे जैसे करीब जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब डेल्टा बी ये व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके आर स्क्वायर के। ठीक है, ये आपका 4 समीकरण था, 1 2 3 और 4, इन्हीं चारों को मिलाया है तो हमारा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर है। इसको हटाते हैं तब इक्वल टू लिखते हैं। और हर समीकरण के लिए देखिए, याद रखिएगा, हर समीकरण के लिए एक नियतांक फिक्स होता है। तब बायो-सेवर्ट में कब ये समीकरण संतुलित होगा, जब तक हम म्यू 0/4 पाई नहीं लिखते हैं। अभी बता रहे हैं म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है और म्यू 0 क्या है, पहले समझिए। पहली बात, बायो-सेवर्ट नियम से हम क्या गणना करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं। कितना निकलता है, तो हमारा इतना, ये फार्मूला हो गया। अब समझिए क्या है, ये चालक तार है, अगर इसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं तो अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा। और कितना पैदा करेगा, तो इसमें कितना धारा प्रवाह की है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। अल्प, ये टोटल यल लंबाई का है तो इसका थोड़ा सा लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो अल्पखंड अव्यय की लंबाई लिए हैं और इतनी दूरी पर निकालना है तो इसके बीच एंगल जो बन रहा है उसके जया के अनुक्रमानुपाती होता है। और लास्ट नंबर ये होता है कि उसकी जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब दूरी जितना ही बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही घटता जाता है। ठीक है, ये रहा अब हमारा ये फार्मूला। अब इसमें बताते हैं, आप रोक के आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, बना भी लीजिएगा। अब देखिए उसमें बाकी चीजें जो बची है, जैसे उसका मात्रक क्या होता है, इंटरमीडिएट रहेगा तो उसमें बीमा वगैरह पढ़ाया जाता है। बायो-सेवर्ट के नियम से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, तो डेल्टा बी बराबर आया था म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा यल और साइन थीटा बटे क्या था, तो हमारा आर स्क्वायर था। अब इसमें आपको कंसेप्ट समझना है, डेल्टा बी या बी क्या है, तो ये जो है अल्प चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक याद रखिएगा, बताए ना टेस्ला, क्या होता है टेस्ला, या एक पहला मात्रक, एक और देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और एक और होता है न्यूटन, हिंदी में हम सब लिख देते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये 3 इसका यूनिट होता है जिसको आपको जानना जरूरी है। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ये बहुविकल्पी में हम लोग का आता है, तो टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका अगर इंटरमीडिएट है तो डायमेंशन आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। डेल्टा बी का जो बीमा होता है, बीमा डायमेंशन न्यूटन का पहले रख देंगे हम बीमा, तो न्यूटन का होता है mL/-2 होता है, एम्पियर के लिए ए होता है और मीटर के लिए क्या होता है यल होता है। हमें लगता है यल से यल कट जाएगा, न्यूटन का mL/-2, एम्पियर का ए और मीटर का यल होता है, यल से यल कट गया, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो m और T/-2 और a/ आपका 1 हो जाता है। ये इसका डायमेंशन होता है, हमने डायमेंशन भी निकाल दिया। ठीक है, अब रही बात म्यू 0/4 पाई, मैंने कहा सब्र करिए, पूरा चीज पाएंगे निःशुल्क, एकदम निःशुल्क, आपका सहयोग हमारा मेहनत रहेगा। तो एक न एक दिन जो फर्जी टीचर इस समाज में पड़े हुए हैं, जो एप बेच बेच के सर्वे हैं, सार से बड़ा कोई हो थोड़ा ना सकता, वो सारे हैं सब, सरवा उससे बड़ा फराडिया
कि बोरे और बिस्तर हम बनवा के रखेंगे, एकदम बनवा दिया जाएगा। जो ऐप बेच रहे हैं गरीब बच्चों का, या जहाँ शिक्षा की सहयोग नहीं मिल पा रहा है, वहाँ साले इतने साले मक्कार हैं सब, ऐप बेच बेच कर लोगों से पैसा इतना ज़्यादा ऐंठ रहे हैं, अरबों खरबों का काला बाजार बनाए हुए हैं शिक्षा के मामले में। तो ये सारी मार्केट खत्म हो जाएगा आने वाला समय में। क्या है, तो हमारा इसका बीमा निकाल दिए, अब हम करेंगे क्या, ध्यान समझिए, करेंगे क्या। इस समय हमारा म्यू जीरो को हम क्या कहते हैं, तो ये निर्वात में हमारा चुंबकशीलता होता है, निर्वात में चुंबकशीलता है, ठीक है। इसका वैल्यू भी होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसका यूनिट भी होता है, यूनिट आपका न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ठीक है। हमारा इसमें म्यू 0/4 पाई का मान कितना होता है ये जानना जरूरी है। अगर 4 पाई इसके नीचे भेजते हैं या गुणा इधर भागेगा भाग, तो कितना बचेगा, 1 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये होता है इसका अभिमात्रक। ये है निर्वात में चुंबकशीलता था, इसका वैल्यू अलग से लिख दिया। बाकी आई धारा है, यह लंबाई है, साइन थीटा एंगल बन रहा है, बीच की दूरी थी, ठीक है। तो ये रहा हमारा बायो सवाल्ट का नियम। अगर मैंने इतना मेहनत किया है वह भी फ्री में आपको पढ़ाने के लिए, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको पढ़कर अगर आ गया तो हिला डालना है टॉपिक को, लगे कि हाँ वास्तव में मुझे कोई निस्वार्थ सेवा करके, निस्वार्थ मेहनत करके मुझे कोई पढ़ाया है, और उसका क्रेडिट जरूर मुझे दीजिएगा। वह कैसे, आप बोर्ड में नंबर लाकर, ठीक है। हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, मगर इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिकली नॉलेज आपको दे देते हैं। देखिए, कोई भी चालक तार लीजिए, कोई भी तार ले लीजिए जिसमें धारा का प्रवाह होता है, जिसमें क्या हो, धारा का प्रवाह हो। वह जब धारा का प्रवाह होता है, जैसे मैं मान लीजिए एक इमेजिंग देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लठ है, ठीक है, ये हमारा तार है। जब इसको ऐसे हम मान लीजिए बोर्ड में लगाकर, नंगा तार है, ऐसे लगाकर अगर धारा का प्रवाह करते हैं तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। साथ में ओरेस्टेड, ये कहें ओरेस्टेड पहली बार इसका प्रयोग किए, उन्होंने कहा नहीं, ये इलेक्ट्रिक इसी प्रकार ये अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है, सीधी सी बात। ओरेस्टेड कहें, हमने नहीं कहा। वही चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कितना होता है। देखिए क्या है, क्या कहेंगे इसकी परिभाषा। कहते हैं कि कोई भी हमें क्या लेना है, चुंबक लेना है। जब चुंबक लेते हैं तो उस चुंबक के चारों ओर का हमको वो ऐसा क्षेत्र देखना है जिसमें हम कोई चुंबकीय सुई रखें तो वह एक निश्चित दिशा में ठहर कर क्या हो जाए, रुक जाए, और उस छड़ पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है और उसी के कारण ये ठहरता है। तो इस क्षेत्र को ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसकी हम डिफिनीशन लिख देते हैं। क्या कहेंगे, कहेंगे किसी चुंबकीय सुई के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई रखने पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण वह मतलब चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, ठीक है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
ठीक है, ध्यान समझिए क्या है चुंबकीय क्षेत्र। कहेंगे किसी चुंबक के, मान लीजिए ये चुंबक है तो इसके चारों ओर का हमको ऐसा क्षेत्र देखना है जिसमें कोई चुंबकीय सुई रखते हैं तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा जो उसको क्या करेगा कि एक निश्चित दिशा में ले जाकर ठहरा देगा। इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बायो सवाल लॉ बताएंगे और उस लॉ में जरूर इसके बारे में अच्छे से डिफिनीशन समझा देंगे। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा दिया है, ठीक है। हमें आपको पढ़ाना है चुंबकीय बल रेखाएं, मगर ये हम बचपन से कांड करते आए हैं, ठीक है। कैसे किए हैं वो बता देते हैं। चुंबक लेकर हमेशा सिक्के से चिपकाते थे और हम ये नहीं समझ पाते थे सरवा चिपक कैसे रहा है, ये सरवा चिपक कैसे रहा है। अब जाके पता चला कि नहीं, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है चुंबक की जो चिपकाने का काम करता है। चुंबक की प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण ये चिपकता है, पहली बात। अब देखिए, तो चुंबक लेते थे और उसका एरिया लेते थे और उसमें कभी भी क्वाइन लाते थे, सिक्का लाते थे तो वह चिपकाने का काम करने लगता था। कभी भी यहाँ लाते थे तो हम नहीं समझ पाते थे यही जैसा कहाँ है चिपका रहा है, फिर अगले दिन फिर खेलते खेलते फिर ले जाते, फिर वही जैसे चिपका लेता था। अब जानिए, जहाँ से चिपकाने का गुण कायम हुआ वही आपका एरिया क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र है। समझ गए? अब ये एरिया जो बना था वही चुंबकीय क्षेत्र। अभी इसका गुण पढ़ाएंगे, ध्यान से रखिए। एक गुण ये जैसे बता दे रहे हैं, ज्यों-ज्यों हम पास आते हैं चुंबकीय जो क्षेत्र है वो उतना ही प्रबल होता जाता है, उतना ही प्रबल मतलब स्ट्रांग होता जाता है, शक्तिशाली, उतना ही तेजी से चिपका। अरे भाई, चुंबक लेकर उसमें सिक्का का लड़ी बनाते थे हम लोग, नीचे तक, नीचे वाला हैंगा सिक्का हैंगा मारते थे तो गन 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 नाचता था और ऊपर वाला लड़िया एकदम मजबूती से जुड़ा रहता था, इधर उधर नहीं हिलता था, मतलब लास्ट वाला खूब बढ़िया हिलता था। क्योंकि दूरी बढ़ता गया, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी जो है घटता जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की जो गुण है वो कम होता जा रहा है, चुंबक का गुण कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनीशन होती है कि कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का हम एरिया देखते हैं जिसमें कोई सुई लाए तो वो ठहर कर एक निश्चित दिशा में ठहर जाए, ठीक है, क्योंकि उस पर बल आघूर्ण लगता है। अब हमको पढ़ना है चुंबकीय बल रेखाएं। मैंने कहा है एकदम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा देंगे। देखिए क्या है, हम देखिए क्या है, हम सिंपल से पहली बात कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखा होती है? काल्पनिक, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? तो काल्पनिक होती हैं। क्यों कल्पना की है? क्योंकि आप कभी देखे ही नहीं है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। चुंबक लीजिए, उसके चारों ओर आप महसूस न करेंगे तो वहाँ रेखाएं पैदा होती हैं। तो हम कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर, किसका, तो अभी बता रहे थे हम चुंबकीय क्षेत्र का बारे में, तो उसी चुंबकीय क्षेत्र का अविरत का मतलब होता है लगातार कहिए या कंटिन्यूअस इंग्लिश में होता है, प्रदर्शन करती है, ठीक है। क्या कहलाएगी? चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ध्यान समझिए, ये चुंबक लिए, ठीक है, तो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की हमको डिफिनीशन पढ़ना है। तो चुंबक लिए, ठीक है, हम कहेंगे कि इसका ऐसा हम काल्पनिक रेखाएं देखें, ऐसा जो ये हमेशा प्रदर्शित करें। ये भी हटा दीजिए। हम सिंपल से कहेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तो यह एक काल्पनिक रेखा है जो किसी भी स्थान पर, तो पोजीशन नहीं बन रहा है, तो ये पोजीशन बन रहा है, तो ये लगातार अपने चारों तरफ किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करे तो वही चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। हम सिंपल से परिभाषा फिर बताते हैं, क्या कहेंगे? चुंबकीय बल रेखाओं की डिफिनीशन क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह पहली बात, यह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी भी स्थान पर किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है। इसका एक खासा एग्जाम्पल बताते हैं। कभी भी आप एक कैंपस लोगे तो आप उसको कभी भी कैसे भी रोकोगे, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में ही रुकेगा। कभी भी कहीं से भी आप उसको लटकाओगे एकदम स्वतंत्र रूप से, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में, क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है, चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और इसका ये आपका नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। वही इसी का प्रॉपर्टी हम इलेक्ट्रिक में पढ़ते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव, और इसमें नॉर्थ और साउथ कहते हैं, ठीक है। इसमें पोल होते हैं, उसमें चार्ज होते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल सी डिफिनीशन बताया है कि यह चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो ये काल्पनिक होती हैं जो किसी भी स्थान पर किसका, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती हैं, तो अविरत प्रदर्शन करती हैं, ठीक है।
वही क्या कहलाएंगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएंगी। तो लास्ट में ये नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं के नाम शुरू में लिख देते हैं, नहीं तो वह से चालू करिए तो बनेगी काम। तो कहेंगे कि यह वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी किस पर स्थान पर, यह वह काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती हैं, तो अविरत प्रदर्शित करती हैं या करता है। क्या कहलाएगा, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है। ठीक है, अभी इसका प्रॉपर्टी भी हम पढ़ाएंगे, ध्यान समझिए। चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, तो हम सिंपल से कहते हैं कि यह वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती है, तो अविरत प्रदर्शन करती है और चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। मतलब यह ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर किसका, तो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करेगी, वही क्या कहलाएंगी, तो चुंबकीय बल रेखाएं कहलाएंगी। या तो इसका नाम पहले ही जोड़ दीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती हैं, तो अविरत प्रदर्शन करती हैं। ये रहा इसका थ्योरम, नोट कर सकते हैं, कर लीजिए आराम से, वीडियो को क्लिक करिए, आराम से नोट कर लीजिए। अब इसका हम गुण पढ़ाने चल रहे हैं। देखिए गुण में हम क्या लिखेंगे, रेखाओं का गुण क्या होता है। पहला नंबर, पहला, यह काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहली बात, यह काल्पनिक होती हैं। दूसरा काम कि यह किधर से किधर चलती है, तो नॉर्थ से साउथ, मतलब यह यन से यस की ओर होती हैं। ये यन से किधर की ओर होती हैं, यस की ओर होती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। ठीक है, ये नॉर्थ से किधर की ओर होती हैं, साउथ की ओर होती हैं। तीसरा नंबर, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। हैं, यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करेंगे, जो असंभव है। ठीक, और लास्ट नंबर याद रख लीजिए, चौथा नंबर लिखेंगे, जहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो प्रबल होता है। तथा जहां दूर दूर होती हैं,
वहाँ दुर्बल होती हैं। कौन जी? तो चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, तथा जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होती हैं? वहाँ दुर्बल होती हैं। देखिए क्या है, यह हमारा नॉर्थ है और यह हमारा साउथ है, ठीक है। एक हम प्लेट ले लिए हैं, इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? तो नॉर्थ से साउथ की ओर, इधर से निकलेगा इधर चला जाएगा, ऐसे कुछ ऐसे, ये इसका फिगर होता है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, अगर इंटर हैं तो उसमें भी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का यही डायरेक्शन होता है, ऐसे ही निकलता है ऐसे ही जाता है। उसमें प्लस और माइनस लिखते हैं, धन से कभी की ओर जाता है, इसमें नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अब इसका गुण है तो यह जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर चलता है, उत्तर से दक्षिण। अगली बात, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, अगर काटता है तो कटान बिंदु पर जो चुंबकीय बल रेखाएं खींचे जाएंगी, जो असंभव है। तीसरा काम, जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, और जहाँ दूर दूर होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होती है, ठीक है। इनका ज्ञात करने का नियम है तो दाएं हाथ के हथेली का नियम होता है और एक दक्षिणावर्तीय पेच का नियम होता है। उसी से हम ज्ञात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कितना पैदा हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ है। तो उसको नेक्स्ट 2 वीडियो में हमने कल या परसों वाले टर्न में हम पढ़ा। हम कहें ये चालक तार है, आप नाराज ना होइएगा, माना ध्यान समझिए। मान लीजिए चालक तार है, रबड़ चढ़ा है मगर अंदरवा है, और जब आप इसमें धारा का प्रवाह करते हैं तो अपने चारों तरफ ये मैग्नेटिक वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। मैं कहूँ साथ में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो आप नाराज हो जाएंगे, का न होइए, हम नहीं कह रहे हैं, ओरेस्टेड कहते हैं। कौन कहता है? ओरेस्टेड कहते हैं। ध्यान समझिए, मैंने कहा ये चालक तार है, आप मानिए। इसमें हमने कहा धारा का प्रवाह होता है, मानिए ये भी। जब धारा का प्रवाह होता है तो हम कहें ये अपने चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। आप तो जानते ही, हमें मनाना नहीं है। अब ये मानिए कि हमने कहा कि नहीं, धारा जब प्रवाह किए तो ये अपने चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया। हमने कहा ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। आप कहेंगे हम तो आज तक जानते हैं चुंबक ही अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। सर जी तो कह रहे हैं कि ये चालक है, इसमें धारा का प्रवाह किए हैं और ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो मैं बताता हूँ, हम नहीं कहते, ओरेस्टेड कहे थे कि ये अपने चारों तरफ, जब भी कोई चालक ले लीजिए, यही चालक तार है और इसमें आप धारा का प्रवाह करेंगे तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है, और ये ओरेस्टेड कहे थे, ठीक है। अब देखिए, ओरेस्टेड तो कोह का मोर भी लागे, बताया कौन? गणना कौन किया? तो गणना जो है बायो-सेवाल्ट किए थे, जो बायो-सेवाल्ट का नियम हमने पीछे पढ़ाया है कि कितना होता है। तो B बराबर म्यू 0/4 पाई आई DL साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, आई डेल्टा L साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन हमें ज्ञात करना है। तो एक तो दाएं हाथ के हथेली के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं, एक जो है हम दक्षिणावर्तीय पेच के नियम से ज्ञात करते हैं, मैक्सवेल के। तो यहाँ लिख, ठीक है, ये समझिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्तीय पेच का नियम, ये जानिए पहले क्या है, इसको आपको समझना है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्तीय पेच का नियम क्या है? हमने कहा ना, इससे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक जो फील्ड पैदा हो रहा है, इलेक्ट्रिक जो नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा हो रहा है उसकी डायरेक्शन ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? ध्यान समझिए, दक्षिणावर्तीय पेच का नियम। पेच समझते हैं ना? नहीं, बोर्ड वोर्ड में कसा रहता है या दरवाजे में भी अब आजकल कसा रह रहा है। तो आपको काम करना, हथियार उठाना है। अब हथियार का मतलब ये नहीं कि बम उठा लीजिए, उड़ा दीजिए सौर्य जी के, जिहादी बन जाइए, ठीक है। हमें 72 नूर मिलेगा, 76 नूर मिलेगा तो 76 टुकड़ा हो जाएंगे, वह काम नहीं करना है। ध्यान समझिए, ये हमारा हथियार है, पेचकस, ठीक है। नहीं तो नूर के चक्कर में हूर मिल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये पेचकस है, मान लीजिए ये नोक है, ये हमारे करो में नोक है, हो गई। अब इससे हम करना क्या है? पेच को हमको कसना है।
तो हमको अपने दाहिने हाथ में पेचकस को पकड़ना है। लबड़हत्ती तो है नहीं, देहात में लोग कहते हैं लबड़े हाथ मरिए, दाहिने हाथ मरिए, यही हमारा दाहिना हाथ है। तो दाहिने हाथ में पकड़ना है। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम, मतलब दाहिने हाथ में पकड़ना है पेचकस को। ऐसे ही ना पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ कर पेच को घुमाइए ऐसे। तो जब पेचवा घुमाएंगे तो पेचवा आगे बढ़ेगा। तो जब आगे बढ़ रहा है तो धारा की दिशा होगा। ध्यान समझिए, हमको अपने दाहिने हाथ में कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करते हैं इसको समझना है। तो हमको हथियार उठाना है, पेचकस, कलम। कलम से बड़ा हथियार कौन चीज है भाई? उससे बड़ा कोई हथियार हो सकता है? बम हो सकता है, परमाणु बम हो सकता है। हाँ, कलम उठाइए, ऐसा ऐसा आपका सिग्नेचर हो, ऐसा मोहर दस्तखत हो कि दुनिया का थ्योरम ही बदल जाए। ठीक है, तो ये हथियार उठाइए, मतलब पेचकस। ठीक है, बचपन में पेचकस से घूप देते थे सब। ठीक है, कई आप एक विलन देखे वो पेचकस से घूपता है, घूप घूप मारता है। तो आप भी वैसे लेकर घूप न दीजिएगा, पढ़ना है। तो क्या करना है, पेचकस को लेना है, हम ले लिए। अब इस पेचकस को अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है। असूर दे घोंप दीजिए, घोपना थोड़ना है भाई। ठीक है, घोपना नहीं है, घुमाना है, घुमाना है, घुमाना है। क्या करना है, घुमाना है। तो हमको अपने दाहिने हाथ में पेचकस को इस प्रकार पकड़ना है कि जो ये पेच की नोक है इस प्रकार घुमाएं कि पेच की नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में आगे पेच बढ़ेगा, ऐसे ही ना बढ़ता जाएगा, ऐसे कसते जाएंगे वो अंदर घुसता जाएगा। तो ये जो लिपटी हुई अंगुलियां हैं पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में घूमती है ना, घूमी है ना, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होता है। यही मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है। समझिए, यहाँ समझिए, है हमारा पेच का नोक हो गया। ऐसे लगा के पेचो को कसिए, धोए दें, ऐसे कसेंगे पेचवा आगे जाएगा। ऐसे बड़ा मजा आता है कसने या खोलने में। तो इलेक्ट्रिशियन बन जाइए, कसते खोलते रहिए। तो ऐसे डाल के खूब कसिए, ऐसे कसेंगे आगे बढ़ेगा, उधारा की दिशा होगा। तो ये जो पेच को कसने के लिए जो पेचकस पर लिपटी हुई अंगुलियां हैं जिस दिशा में घूमती है, या अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा, है ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगा। है ना, घुमा के कसेंगे, है तरह है ना कसाता है ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होता है। अब थ्योरम हम लिख देते हैं। यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में, यदि हम पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेच की जो नोक है धारा के बहने की दिशा में आगे बढ़े, इस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगा। ठीक है, ध्यान समझ लीजिए, फिर एक बार समझा देते हैं, ध्यान समझिए। हम ये हैं, नाम हमारा और हमारा जुबान एकदम सत्य होता है। ध्यान समझिए क्या है, यदि हम पेच को कसने के लिए पेचकस को दाहिने हाथ में पकड़कर और इस प्रकार घुमाना है कि जो पेच की नोक है वो धारा की दिशा में, ऐसे घुमाते जाइए, पेचो आगे बढ़ता जाएगा, धारा की दिशा में हो। तो जिस दिशा में पेच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है ना, घुमाता, या जो लिपटी हुई अंगुलियां पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में घूमेगा, ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगा, दिशा होगा। देखिए कितना झकास था, है कि नहीं है? एकदम जोर लगा दीजिए, ध्यान समझिए कि हमको पेच, है हमारा हथियार है, हाई मान लीजिए हमारा पेच है। तो ऐसे लगा के कसिए, जब कस रहे हैं तो ये देखिए धीरे धीरे अंदर जा रहा है, जब गया तो ये धारा की दिशा होगी, अंदर जा रहा है जो।
अब बाकी इसको घुमाने के लिए अंगूठा है ना घूमता है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होता है, दिशा होता है। ये मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है। इससे हम करते क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। किस में, हाई चालक है ना, इस समय जब हम धारा प्रवाह कर रहे थे ना, तो ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा था, साथ में ये अपने चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता। हम नहीं करते, ओरेस्टेट करते हैं। तो उसके लिए तो बायो सवाल से हम कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड तो ज्ञात कर ही लिए। अब इनकी डायरेक्शनवा ज्ञात करने के लिए दो दाएं हाथ के हथेली का नियम लगता है और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल अपना रूल दिए, उससे हम ज्ञात कर लेते हैं कितना होगा। तो ये रूलवा यही कहता है कि पेचकस लीजिए, आप इलेक्ट्रीशियन न बनिए, स्टूडेंट बनिए, और ऐसे पेचकसवा को पकड़ लीजिए और पेचवा को ऐसे डालिए और घुमाइए। घुमाएंगे आगे बढ़ेगा, ये धारा की दिशा है, आगे बढ़ता जाएगा धारा की दिशा, मतलब अंदर घुसत जाएगा, धारा की दिशा होगा। और अंगुलियां जो इस पर लिपटी है, अंगुलियां जो लिपटी है और अंगूठा पेचवा घुमाने का नहीं चाहिए, ताकत नहीं चाहिए, ऐसे नहीं घुमाएंगे। ये चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगा, दिशा होगा। समझ में आया? आप फ्री में पढ़ा रहे हैं तो हमको लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं ना चाहिए, अगला वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। और देखिए फर्जी झोला छाप मास्टर पढ़े हैं, ऐप बेच रहे हैं, तो उनसे थोड़ा दूर न रहिए। हमने तो पूरा फिजिक्स में पढ़ा न दिया, फ्री में पढ़ाया है, 1 से लेकर पूरा 7 चैप्टर तक। तो आप पूरा प्ले लिस्ट में जाइए ना और देखिए ना फ्री में। इसके लिए 1500, 2000, 4000 देते हैं, तब वो सारे पढ़ा नहीं पाओ सो, पूरा साल लग जाएगा। हमने इसलिए ना कहा झोला छाप ऐसा, पूरे साल निकल जाता है। पेपर आ गई होगी, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। हमारा देखो अभी वीडियो में ऑनलाइन हम पढ़ा दिए भाई, सवाल तक पढ़ा दिए हैं, तो पढ़िए ना फ्री में। आप पढ़िए ना, आपके लिए सुविधा दे रहे हैं। नहीं तो आप भी भाई पैसा देंगे तो लगेगा कि हाँ भाई अब बहुत बढ़िया है। जैसे हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लगता है हाँ बहुत बढ़िया है, और सरकारी हॉस्पिटल अरे भाई मुआ देंगे सब। अरे भाई उनको किस चीज़ की कमी है, उनके पास नॉलेज नहीं है, क्या नहीं, वो वहाँ से बच्चे पढ़ के निकलते हैं। सरकारी हॉस्पिटल से बेहतर कोई डॉक्टर होगा? चले जाइए KGMC चल जाइए, एम्स चल जाइए, एक बेर में यहाँ हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक डॉक्टर आते हैं, उनके स्टाफ में उनके जूनियर सीनियर सब देखते हैं, कम से कम 20 डॉक्टर एक बैच में बैठे रहते हैं। 20 गो में और एक में अंतर नहीं समझते हैं। ऐसे ऐसे कहिए कितना झोला छाप डॉक्टरों को फेंक देंगे, तो हम सरकारी विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पैसे नहीं देते हैं भाई। जब हम पैसा देंगे तब ना लगेगा कि हाँ भाई हाँ अब ठीक है, 3000 के ऐप खरीदेंगे तो लगेगा हाँ ठीक है, हम फ्री में पढ़ाएंगे तो नहीं ठीक है ना। तो आप पहले विश्वास करिए ना, पढ़िए ना, पहले इस्तेमाल करिए तब विश्वास करिए, पेपर दीजिए, अच्छा मेरिट है, फिर अगले साल फिर अगला वीडियो हम बनाए कर रहे हैं, अगला क्लास का वो भी तो देखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। बचपन से हम लोग खेलते आए हैं चुंबक चुंबक, ये वाला इस उम्र वाला चुंबक चुंबक वाला नहीं, बचपन वाली चुंबक चुंबक वाला हम लोग खेलते थे। करते थे क्या, इस उम्र वाला दूसरा हो जाता है, लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं, ये हमारी बातें भी दूसरे नजर से लगेगा। बचपन में हम लोग सिक्का लेकर क्या करते थे, चिपकाते थे, तो चिपक जाता था, तो हम लोग ये नहीं सोच पाते थे आखिर में ये चिपक क्या है ले रहा है, मैंने चिपक क्यों रहा है, क्यों नहीं इससे दूर जा रहा है। तो हम लोग फिर दूसरा चुंबक लाते थे, चुंबक से ही चुंबक चिपकाते थे, तो देखते थे चिपक जा रहा है, मगर उलटते थे तो वह दूर चला जाता था, प्रतिकर्षित हो जाता था। अब लगा कि नहीं, वो दूर जाने की घटना प्रतिकर्षित है और चिपकने वाली घटना जो है आकर्षण का है, क्योंकि बल का नेचर ही होता है, या तो खींचेगा या तो ढकेलेगा, आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। अब देखिए, जैसे मान लीजिए चालक है, एक इमेजिनरी, मैंने कहा ये चालक है, मानिए नो चालक है। जब ये धारा इसमें प्रवाह होता है तो आप कहेंगे सर जी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, हम कहते हैं नहीं, धारा पैदा होता है। भले से ये तार है, मैं दिखा रहा हूं आप लोग को, ध्यान से देखिए, ये आपका तार है, ये तो ऊपर रबड़ है, मगर अगर मान लीजिए ओपन है, पूरा खुला है तार, तो मान लीजिए ये तार है, इसमें हम धारा प्रवाह करें, मानिए ये तार है, मानिए ना, पहले मानिए पहले, तो मान लीजिए ये तार है और इसमें आप धारा का प्रवाह कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ही पैदा होता है। हमने कहा इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। नाराज ना होइए, कह दिए नाराज ना होइए, ध्यान समझिए इस चीज को क्या कह रहे हैं। हम थोड़ा ना कहते हैं, ये हम थोड़ा ना कह रहे हैं, हमारे मामा नहीं कह रहे हैं, हमारे दादा नहीं कह रहे हैं, ये ओरेस्टेड कहते हैं। ध्यान समझिए क्या कहें। ये मान लीजिए चालक तार है, जब इसमें हम धारा का प्रवाह करेंगे तो ये अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है, मगर ओरेस्टेड कहना ही
ये अपने चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। और उस चीज की गणना बायो-सेवर्ट कर दी है कि कितना होता है, तो B बराबर म्यू 0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। ये आप बेसिकली पढ़े हैं, ये नहीं है कि हमने नहीं पढ़ाया या कहीं आप क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तो आखिर में ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है, याद रखिए। इसीलिए जाते हैं तो चिपक जाते हैं, करने लगते हैं। इसी के कारण तार के पास हम जाते हैं तो क्यों चिपकाते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है, उसमें पैदा हो जाता है, इसलिए हम छूते हैं तो चिपक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी चार्ज होते हैं वो। अब देखिए क्या है, ये जो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन निकालना पड़ता है, और इसको निकालने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। पहला हमने लिखा दाएं हाथ के हथेली का नियम, हम दक्षिणावर्तीय पेच के नियम से हम निकालेंगे कि आखिर में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है या मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर होती है, कैसे निकालेंगे। पहले चलिए दाएं हाथ के हथेली का नियम का, दायां ये नहीं है, दायां हमारा ये, दायां मतलब दाहिना, ध्यान समझिए। अब यह हमारा दाहिना हाथ है, मुट्ठी बांधे, इस मुट्ठी को आप पूरा फैलाइए, फैलाइए हमारे साथ ही फैलाइए, फैला लिए ऐसे, फैला के देखिए ऐसे फैला लिए। ये वाली हाई कौन चीज है, अंगूठा, ये जो चालक थी इसमें धारा की बहने की दिशा में हो, जैसे ऐसे ये तार है तो धारा इधर से ऐसे जा रही है तो इसके दिशा में हो। अंगूठा मतलब हम यदि अपने दाहिने हाथ के दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं, ऐसे फैलाइए। जो अंगूठा है ये चालक में बहने वाली धारा के दिशा में हो, अंगूठा चालक में जो धारा बह रही है उसकी दिशा में हो, तो हाई फैली हुई अंगुलियां धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, तो हथेली से धक्का देने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। ध्यान समझिए क्या हमने कहा, हाई धारा के दिशा में हो, मतलब हम अपने दाहिने हाथ के हथेली और पंजे को इस प्रकार फैलाएं, मैंने दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, हाई धारा के दिशा है, तो हाई धारा के कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। तो ये हमारा मान लीजिए धारा के कारण इधर जो फैली हुई अंगुलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो हाई हथेली से धक्का देने की जो दिशा है ये ना बढ़ रहा है, हाँ ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होता है। कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे यही कि यदि हम अपने दाएं हाथ के फैलाकर इस प्रकार रखे कि अंगूठा चालक में बहने वाले धारा की दिशा में फैली हुई अंगुली उस बिंदु की ओर संकेत करे जिस पर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बस हो गया, ध्यान से समझिए क्या लिखे हैं। दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है, और ये हर साल हाई स्कूल में तो मान के चलिए कि 4 नंबर 3 नंबर में आना है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रखिए कि आएगा। तो दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या है, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरम लिखे हैं, इसको फिर दोबारा समझाते हैं। यदि हम अपने दाहिने हाथ के, ये दाहिना हाथ ले लिए, इसके पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, हमारे बाबू भाई धारा की दिशा में हो, और फैली हुई अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करे जिधर धारा के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आगे लिखे हैं, तो हथेली के लंबवत हथेली से धक्का देने की दिशा, ये ना है
और ये ध्यान दे कि यही चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। कंसेप्ट समझिए, हमको क्या लेना, अपना दाहिना हाथ लेना है और उसका पूरा पंजा पूरा इस प्रकार फैला कर रखना है कि अंगूठा चालक में बहने वाली किसकी दिशा में हो, धारा की दिशा में हो। तो अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेगा जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा किसकी होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ध्यान समझिए क्या लिखे हैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या है। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे यही कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाना है कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो और फैली हुई उंगलियां धारा के कारण उस दिशा में हो जिधर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली के लंबवत, हथेली से धक्का देने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए कितना शानदार लिखे थे, आप इसका नोट्स बना सकते हैं, बना लीजिए, आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए। तो पहली बात, मेरे हवेली पे आने वाले से दूर हो जाइए। मैंने क्यों ये पढ़ाया, ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी आए, उसका क्रेडिट मुझे दीजिए। न सब्सक्राइब न लाइक, सिर्फ क्रेडिट यही है कि एक बार मेरा नाम जरूर याद कर लीजिएगा अगले टर्न के लिए, अगले वीडियो के लिए। फिर मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं चाहिए भाई, आपकी पढ़ाई चाहिए, आप अच्छी मेरिट लाइए, यही मुझे बस ख्वाहिश है। इसीलिए एकदम निःशुल्क हमने चालू किया पढ़ाना ऑनलाइन के माध्यम से। ठीक है, इस ठंडी भरी मौसम में हमारा कौन सहारा है, हम कहें हीटर। तो आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि माँ बाप भी आपके सहारा होते हैं, एक शिक्षक भी सहारा होता है और आपका जो मित्र है वो भी सहारा होता है। ऐसे ही आज हम एक मित्र के बारे में पढ़ाने वाले हैं और ये मित्र है हमारा हीटर, जो वैद्युत हीटर जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं। और ये हमारा इसलिए मित्र है क्योंकि इस ठंडी भरे समय में यही एक हमारा सहारा हो जाता है। अगर ये न रहे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, पाला मार देगा। पल्ला का मतलब होता है, देहात भाषा है, ठंडा लग जाना है। ठीक है, तो आइए आज हम यही पढ़ेंगे वैद्युत हीटर आखिर में ये क्या है और ये किस थ्योरम पर काम करता है। देखिए सिंपल सी बात है, हीटर काम कैसे करता है। जब हम इसमें धारा का प्रवाह करते हैं, मतलब जब हम वैद्युत धारा इसमें भेजते हैं, तो जो एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट करते हैं हम ऊष्मा के रूप में। ठीक है, तो ये एक फिनोमिना होती है बदलने की। किसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम बदल रहे हैं, किस में, तो इलेक्ट्रिक हीट में बदल रहे हैं, या वैद्युत हम कह सकते हैं ऊष्मा के रूप में हम बदल रहे हैं। ये बदलने की प्रक्रिया जो है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है, जिसको हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ध्यान समझिए, हीटर हमने कहा मित्र है, आप नाराज ना होइएगा। आप कहेंगे हमारा मित्र तो मोहन है, सोहन है, साहबुद्दीन है, मजबुद्दीन है, जो भी नाम रखना है रख सकते हैं। जो भी आपके करीबी मतलब रिश्ते से होंगे उनको हम मित्र कहते हैं। मैंने कहा हीटर मित्र है, कैसे है, क्योंकि इस ठंडी भरी जवानी नहीं कह सकते हैं, ठंडी भरी मौसम में हमारा कौन सहारा है, तो ये हमारा हीटर सहारा है। ठीक है, कहीं हम बाहर जाते हैं इंस्टीट्यूट में पढ़ने या कॉलेज में जाते हैं, जब वहाँ से आते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है, इस समय तो दिन में भी लग रहा है, और बड़े माइंडली जो भी बना है हम लोग का सिलेबस, बड़ी माइंडली लोग बना है। क्यों हम इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग को ये पढ़ना होता है ये ठंडी का मौसम में ही हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए हमने कहा कि जब ये पढ़ना होगा तो हम लोग के सामने ये घटना घटती है। होता क्या है, मैंने कहा कि हीटर में हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। हीटर में या हीटर से हम क्या करते हैं, एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं। कैसा है एनर्जी, तो वह जो एनर्जी है कन्वर्ट जो कर रहे हैं वह वैद्युत एनर्जी है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक हीट में। अब करते क्या है, देखिए ये उपकरण है। ठीक है, सिंपल सी बात है, उपकरण चेंज करने का उपकरण है। कौन सा चेंज करना है, तो वैद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक हीट में, मतलब वैद्युत ऊष्मा में हमें चेंज करने की उपकरण होता है। होता क्या है, जब उसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वह इलेक्ट्रिक हीट में बदल जाता है। ठीक है, जिससे हमें आह लगता है, ऊष्मा लगता है। अब ध्यान से समझिए, अब कॉन्सेप्ट वाइज एकदम पढ़ा रहे हैं हम। ध्यान समझिए क्या है थ्योरम। पहले वैद्युत हीटर का हम लोग को थ्योरम पढ़ना है। वैद्युत हीटर क्या है, एक तो बेसिकली मैंने बताया कि धारा को या एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक हीट में, पहली बात। तो ये फिनोमिना, उसमें एक थ्योरम लगता है, उस थ्योरम का नाम होता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके कारण, मतलब वैद्युत धारा के कारण जो है ऊष्मा पैदा हो रहा है, इसी कारण इसको वैद्युत धारा का हम ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं।
अब देखिए क्या है वैद्युत हीटर क्या है, तो एक लाइन में परिभाषा लिखते हैं कि वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। यह यंत्र है वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय, वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब करते क्या है इसमें, तो ये इसमें हम वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊष्मा के रूप में बदलते हैं। होता क्या है, जब इसमें हम वैद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके तंतु तप्त होकर कितना टेम्परेचर 3500 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। वहां तक पहुंचकर ये क्या करता है, श्वेत तप्त नहीं होगा, श्वेत तप्त होगा तो जैसे ये लाइट मिल रहा है ऐसे मिलेगा, रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगती है। इसका थ्योरम हम लिख देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए क्या है वैद्युत हीटर की डिफिनेशन। तो कहते हैं कि जो वैद्युत हीटर है, वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के, ये अलग से पूछता है कि वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक यंत्र का नाम लिखिए, और नहीं तो वैसे ही आ जाता है कि वैद्युत हीटर क्या है, तो आप सिंपल से लिखेंगे कि वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के किस पर, तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जिसमें वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊष्मा के रूप में बदला जाता है। ठीक है, करते क्या है, वैद्युत हीटर का पहले इंट्रोडक्शन देना है, तो हम कहेंगे कि वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक यंत्र है या आधारित होता है। ठीक है, जिसमें हम वैद्युत धारा वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊष्मा के रूप में हम बदलते हैं। ये रहा इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब ये कार्य कैसे करता है, इसका रचना क्या होता है, हम रचना लिख दे रहे हैं एक जगह, एकदम इजीली हो जाएगा। रचना में हम क्या कहेंगे, सिंपली सी देखिए, रचना में हम क्या कहेंगे कि इसमें चीनी मिट्टी का, चिकनी लिख सकते हैं या चीनी मिट्टी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कि वैद्युत जो हीटर है, वैद्युत हीटर ये चीनी या चिकनी लिख सकते हैं, चिकनी लिखिएगा, चिकनी मिट्टी से बना होता है। या किस मिट्टी से बना होता है, चिकनी, जैसे गिरा के देखिएगा मिट्टी का होता फूट जाएगा। तो लिखेंगे वैद्युत हीटर चिकनी मिट्टी से बना होता है, जिसमें खांचे होते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे इस खांचों में किसका, तो टंगस्टन का जब हम यूज करते हैं तो बल्ब में करते हैं, इसमें नाइक्रोम का करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वैद्युत हीटर चिकनी मिट्टी से बना होता है, जिसमें खांचे होते हैं, और इन खांचों में क्या होता है, तो नाइक्रोम, नाइक्रोम का कौन सी होता है, तो सर्पिलाकार तार के बहुत सारे क्या होते हैं, तो फेरे लपेटे होते हैं, फेरे लपेटे गए होते हैं। ठीक है, अब सर्पिलाकार क्यों होता है, क्योंकि कम ही जगह में ज़्यादा तार होंगे, ऐसे उस तार को खींचिएगा देखिएगा राउंड ज़्यादा बनेगा। तो वही लिखे हैं इन खांचों में नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार के बहुत सारे फेरे लपेटे होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है उसके बाद, जब इसमें क्या करते हैं, वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो तार क्या हो जाएगा, रक्त तप्त होकर, श्वेत नहीं, रक्त तप्त होकर क्या देने लगता है, ऊष्मा देने लगता है। ठीक है, फिगर आपके बुक में दिया होगा, ऐसे फिगर बनाया होगा, इन सब में खांचा ऐसे कर करके बना देता है, या आप एक जगह से हिजा चालू करिए, दो तार ले जाइए, ऐसे घुमाते जाइए घुमाते जाइए घुमाते जाइए, ऐसे करके करके ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे
ऐसे निकला रहता है, ठीक है। और भी सारे खांचे होते हैं। और सर्पिलाकार हम तार क्यों लगाते हैं, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा तार हैं। पहली बात, वैद्युत हीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। इतना टर्म आपको याद रखना है। वैद्युत हीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। और ये ऊष्मीय प्रभाव हमने बताया आपको एकदम सिंपल सा। होता क्या है कि जब हम तार लेते हैं, अगर धारा का प्रवाह करते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी ऊष्मा के रूप में खर्च होता है, तो वहाँ पे जो फिनोमेना घट रही है, वहाँ पे जो घटनाएं घट रही हैं, वही वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। सिंपल से उसकी परिभाषा भी बता दी है, वीडियो भी बना दी है। तो ये हो गया कि वैद्युत हीटर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, जिसमें वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वैद्युत ऊष्मा के रूप में बदला जाता है या व्यय होता है। रचना में लिखे हैं कि वैद्युत हीटर चिकनी मिट्टी से बना होता है, जिसमें खांचे होते हैं, या सर्पिलाकार हम कह सकते हैं खांचे होते हैं। इस खांचों में नाइक्रोम, टंगस्टन का नहीं, टंगस्टन का जो है हम उसमें यूस्टन का जो है बल्ब में यूज करते हैं, नाइक्रोम का इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो सर्पिलाकार तार के बहुत सारे फेरे लपेटे होते हैं या लपेटे गए होते हैं। जब इसमें हम धारा का प्रवाह करते हैं तो तार श्वेत तत्व होगा तो बल्ब हो जाएगा, रक्त तत्व होगा ऊष्मा देने लगता है। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ाए हैं, बहुत बेहतरीन टर्म था, एकदम इजीली वे में पढ़ाए हैं, ठीक है। हम लोग को पावर के बारे में पढ़ना है, मगर कौन सा पावर है, वैद्युत पावर। वैद्युत पावर का है इलेक्ट्रिक पावर है, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानिए। सब्र तो करिए, एक गाना आता है, सब्र तो तू कर मेरे यार, ऐसे सब्र तो करिए, सब्र करेंगे तो आ जाएगा। 2 मिनट टॉपिक हमारे पढ़ाने में लगता है, हर टॉपिक में ये बात बोलते हैं। और बता भी दे, 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट का 1 मिनट नहीं लगेगा। कोई परिपथ लीजिए, एनर्जी प्रवाह करिए, उसमें समझ भाग दीजिए, शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। मैंने वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। समझा भी दिए हैं, बता भी दिए, यही थ्योरम लिख भी लीजिएगा, मगर नहीं लिखिएगा मत, सब्र तो करिए। देखिए क्या है, पंखा यूज करिएगा, उस पर लिखा रहता है 50 वाट। बल्ब यूज करेंगे 100 वाट लिखा रहता है। हाइड्रोजन यूज करेंगे 500 वाट। हीटर का तार होता है, उस पर लिखा रहता है इतना वाट। वाट क्या है, पावर है उसका, पावर बताता नहीं, कहता तार पावर नाप ले, तार पावर नाप ले, हम तुम्हारी हैसियत देख लेंगे, तुम्हारी पावर देख लेंगे, वही पावर है। तुम मैकेनिक्स से कहते हैं, पावर का मतलब कितना काम कितना समय में कर सकते हैं, वही पावर कहलाता है, शक्ति या सामर्थ्य। जैसे ट्रैक्टर होता है, जितने पावर वाला रहेगा उतना ही ज़्यादा कार्य करेगा, और कम पावर वाला है कम कार्य करेगा। जैसा पंखा लीजिए, कम वाट वाला है धीरे हवा देगा, ज़्यादा वाट वाला है ज़्यादा हवा देगा। 5 वाट का बल्ब है, कम जोर करेगा। 50 वाट का बल्ब यूज करिए ना, एलईडी वाला, देखिए कितना आगे बार देता है कि नहीं बार देता है। तो कुछ चीज़ें जो होती है, हम ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी कार्य करने की दर भी वैसे वैसे बढ़ेगी। इसीलिए जो होता है हर अलग अलग, अब तो मोबाइल का चार्जर आ रहा है 100 वाट का, पहले आता था 10 वाट, 15 वाट, 20 वाट, 1 घंटा लग जाए, को रात भर लगाओ तो चार्ज होता था, ठीक है। अब तो लगाओ मोबाइल 10 मिनट में चार्ज हो रहा है, 15 मिनट में चार्ज हो जा रहा है, फुल चार्ज, ठीक है। तो जैसे जैसे पावर बढ़ाएंगे उसके कार्य करने की दक्षता वैसे वैसे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना हमको, वैद्युत शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ तो शक्ति या सामर्थ्य का मतलब होता है हम हैं, आप हैं, कोई मशीन है, कितना काम कितने समय में किया, मतलब कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। मगर भाई वैद्युत शक्ति है तो कोई वैद्युत परिपथ लीजिए और उसमें वैद्युत ऊर्जा के व्यय मतलब खर्च होना, आपकी दर को ही शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो इसका देखिए परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, सूत्र लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं, और इस पे सवाल जो आएंगे, हम थ्योरम पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल तो पढ़ेबे करते हैं, आप जानते हैं। तो चलिए देखिए थ्योरम इसका कहते हैं कि किसी में, तो किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा के, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के कौन चीज व्यय होने की, कौन चीज के भाई दर को, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, दर माने समय होता है, रेट होता है, दर को
क्या कहते हैं, शक्ति, वैद्युत पूरा लिख लीजिए, वैद्युत शक्ति या कहते हैं। ठीक है, इसको लिखते किससे हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और मात्रक क्या होता है, तो लगा दीजिए वाट। इसका मात्रक लगाना नहीं वाट, इसका मात्रक होता है, तो लिखेंगे इसका मात्रक वाट होता है, वाट होता है। चलिए इधर फार्मूला लिखिए, डेट इज पावर बराबर एनर्जी बट्टे समय। ठीक है, अब तोड़ना हम चालू करते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। P इक्वल टू W, एनर्जी का मान VIT, एक नीचे T। एक और पढ़े हैं I स्क्वायर RT, एक एक T। एक और पढ़े हैं V स्क्वायर बाई R इंटू T, इसके बट्टे कौन सी T। और कुछ है, I स्क्वायर RT हो गया, VIT हो गया, और तो हमें नहीं लग रहा है कुछ है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और एक लास्ट वाला फार्मूला जो है W/T है, हमें लग रहा है T से T, T से T, T से T, P बराबर हमारा हो गया V इंटू I स्क्वायर R, और हो गया हमारा कौन सी V स्क्वायर बाई R है, एगो W/T तो है। अब मात्रक निकालिए, इससे निकाल सकते हैं, इससे किसी से निकाल सकते हैं। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड, इसे पूरे को हम लिखते हैं वाट, लगा दिए वाट। ठीक है, देखिए सूत्र लिख दिए, सुखले हो गया, सुखले कहते हैं, सूत्र हो गया, सारा फार्मूला हो गया। तो हम कैसे इसको समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से। कोई वैद्युत परिपथ है, मान लीजिए, नहीं का तो आइए ले लीजिए, तो हो गया। इसमें एनर्जी प्रवाह करिए, कर दिए। जब प्रवाह करेंगे ऊर्जा नहीं खर्च होगा, अरे दादा खर्च करेंगे तो उसमें समय नहीं लगेगा खर्च करने में, तो कितना समय में कितना खर्च किया, वही उसका शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है। मात्रक वाट किसे लिखते हैं, P से, सूत्र लिख दिए आपके सामने है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से, एकदम झकास तरीके से पढ़ा है। ठीक है, ये टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, मगर इस टॉपिक को पढ़ने आए होंगे तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं पूछी जाती हैं। जैसे पहली संभावना ये होती है कि ये जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और नॉर्मली हम लोग सब कोई इसका यूज करते हैं। हमारे घरों में जो है हम बिना बल्ब के कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। बात समझिए, हमारे मोबाइल में भी जो है फ्लैश लाइट लगा रहता है, मतलब लाइट लगा रहता है, बल्ब उसमें भी यूज होता है। LED हो या कोई भी हो, बल्ब लैंप तो है। देखिए, तो हम इस LED वाले लैंप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस 100 वाट वाले बल्ब के बारे में, इसके। ठीक है, और इसका हम कहीं ना कहीं साधारणतः कहीं ना कहीं इसका हम लोग यूज करते थे आज से साल भर 2 साल पहले। अब ठंडी का मौसम है तो आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मगर साल भर पहले इसका यूज करते थे। और ये मॉडिफाइड किस चीज़ का है, लैंप, नाम सुने होंगे जिसको लालटेन भी कहते हैं। अब तो हमें लग रहा है कि 2 4 5 साल बाद जो होगा आने वाले सभ्यता में, वो एक कहानी बताना पड़ेगा कि लैंप ऐसे जलता था वैसे जलता था। जैसे भाप इंजन हमारे जनरेशन का कोई नहीं देखा है। ठीक है, यूट्यूब पर उसका वीडियो अपलोड हो जा रहा है तो लोग देख ले रहे हैं, मगर उसका वीडियो जो है वीडियो में ही रह जाएगा। ठीक है, हम लोग वास्तविकता में नहीं देख पाते हैं। अब देखिए क्या है, तो ऐसे ही पहले लालटेन आता था, ढेबरी जलाते थे। लालटेन को लैंप भी लोग बोलते थे कि लैंप जलाना है। लालटेन में थोड़ा सा ऊपर से डिवाइस लग जाता था, पकड़ने वाला था, उसको लालटेन बोलते थे। लैंप में पकड़ने वाला नहीं होता था, वैसे मान लीजिए दीपक है, उसके ऊपर कांच लगा देते थे। अब तो वह एक जो है कांच भी बनाने वाली कंपनी बैठ गई, लालटेन बनाने वाली बैठ गई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डीजल पेट्रोल दे नहीं रहा है, मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल दे नहीं रहा है, तो लोग कैसे जलाएंगे, बिजली का उपयोग कर रहे हैं और यही बल्ब यूज कर रहे हैं। और यही बल्ब हम जलाकर अपना जो है, जैसे ये प्रकाश देगा ऐसे हम भी पढ़कर और प्रकाश ही फैलाने के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे ये प्रकाश फैलाएगा वैसे हम लोग भी पढ़कर प्रकाश फैलाते हैं। तो आज इसी बल्ब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आखिर में बल्ब क्या है, ये क्या है, किस थ्योरम पर ये काम करता है। ठीक है, बल्ब का आविष्कार कौन किया था, तो हम लोग के दिमाग में आता है कि जो है एडिसन बल्ब का आविष्कार किए थे। मगर क्या इसकी डिवाइस से पहले नहीं बनी थी, बनी ही थी।
फ़र्क यही था कि टिकाऊ नहीं था। और एडिसन जब इस बल्ब का आविष्कार किए हैं तो ये बल्ब जो है टिकाऊ हो गया। कैसे बनाए, क्यों बनाए, ठीक है, और ये हमारे लिए एक जो है हमारे सुख सुविधाओं में जो है मतलब एक बहुत सारे योगदान का काम किया है, ठीक है। और इसी का मॉडिफाइड रूप आप लोग अब फिर देख रहे हैं, जो एलईडी आया, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी जो है बल्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखें बल्ब क्या है, ठीक है, ये क्या करता है। तो चलिए हम बताते हैं पहले इसका बेसिकली, वैसे मौखिक ही इसकी परिभाषा हम बता देते हैं आप लोग को कि बल्ब का काम क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। ये पहली बात कि वैद्युत जो बल्ब है, यह बल्ब, इसका आविष्कार तो एडिसन किए थे, ठीक है। अब देखिए ये जो बल्ब है आखिर में किस थ्योरम पर आधारित होता है, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किस प्रभाव पे, ध्यान सुनिए, एक क्वेश्चन अलग से पूछता है कि वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कोई उपकरण का नाम लिखे तो बल्ब, या अलग से पूछता है बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित होता है तो ऊष्मीय प्रभाव पर। देखिए इसमें तंतु हैं, तार हैं, और जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें एनर्जी जो खर्च होगा वह ऊष्मा के रूप में खर्च होगा। वह ऊष्मा कैसे निकलता है, तो तप्त होकर निकलता है। अगर रक्त तप्त होता है तो आपका ऊष्मा देता है, गर्मी पैदा करता है, और रक्त तप्त न होकर श्वेत तप्त होता है तो प्रकाश देता है। मतलब ये किस थ्योरम पर आधारित होता है, तो प्रकाश, वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं, उसको हम कहते हैं वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ये जो है वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन चीज, बल्ब। पहली बात, वैद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब रही बात कि इसमें होता क्या है, जब धारा का हम प्रवाह करते हैं तो ये 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस पे इसमें जो तार अंदर लगे हैं वह गर्म होकर और श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है, ठीक है। अब रचना क्या है, तो इसमें एक कांच का खोखला जो है गोला होता है। देखिए ये गोला है, कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है। और इसके अंदर की हम वाई निकालकर और इसके ऊपर एक टोपी लगा देते हैं एल्युमिनियम का, पीतल का लिखा जाता है, पीतल कास्टली है तो हम एल्युमिनियम का यूज करते हैं। इसके ऊपर देखिए चपड़ा लगा हुआ है, काला चपड़ा है, इसको चपड़ा ही बोलते हैं। और इसके अंदर एक कांच की नली है, उसमें दो जो है तांबे के मोटे तार आए हुए हैं। उन तामों का संबंध हम किससे कर देते हैं, तो जो है इसमें टंगस्टन तंतु का करते हैं, टंगस्टन का। नाइक्रोम का तो हीटर में करते हैं, इसमें टंगस्टन का करते हैं, ठीक है। और इन दोनों मोटे तारों का ऊपर जो है हम दो जो है टाँके लगा देते हैं, और टोपी में दो पिन लगी रहती है। क्यों लगी रहती है, ताकि ये होल्डर में जब लगाएं तो स्टेबल रहेगी, और जब धारा हम प्रवाह करेंगे तो ये ऑटोमेटिक श्वेत तप्त होकर प्रकाश देने लगता है। ध्यान सुनिए क्या है, बल्ब एक कांच होता है, माने वैद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है। इसके ऊपरी सिरे पर पीतल या तांबे का जो है टोपी लगा होता है, ठीक है। अब इसमें जो है टोपी के बाद से इसके ऊपर इसके सील बंद, मतलब इसके मुंह बंद करने के लिए हम चपड़ा लगा देते हैं। इन चपड़ों में से दो गो मोटे जो है तांबे के तार गए रहते हैं, एक कांच की नली से पृथक्कृत होकर अलग अलग, इसलिए ले जाते हैं ताकि वह स्पार्क न करे, शॉर्ट न करे। अब उन दोनों तारों को आगे ले जाकर नाइक्रोम से क्या कर देते हैं, टंगस्टन से क्या कर देते हैं, नाइक्रोम तो हीटर में लगता है, इसमें टंगस्टन लगता है, सर्पिला तार जोड़ देते हैं। फिर ये जो मोटे तार आए हैं इसको जो है बाहर दो टाँके लगा देते हैं, और इस जो टोपी है इसमें दो पिन भी लगे रहते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें के अंदर की वायु निकालकर हम निर्वात पैदा कर देते हैं, और इसमें नाइट्रोजन भरते हैं, या अक्रिय गैस में हीलियम भर देते हैं, नियान भरते हैं, आर्गन भरते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग भर देते हैं। जब ये अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ताकि वो जो फिलामेंट लगा है इसमें वह जले ना, क्योंकि हवा के उपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वह जल जाता है, इसलिए हवा निकाल कर इसमें वैक्यूम पैदा कर देते हैं। नाइट्रोजन भी अक्रिय गैसों की भांति व्यवहार करती है, समझ गए। अब हम इसका फिगर बना देते हैं, ध्यान से समझिए। पहले फिगर जानिए, फिगर क्या है वैद्युत बल्ब का, ठीक है। फिगर में आता है 7 नंबर में आपका फिगर आता है, ठीक है। तो इसको फिगर हम बनाते हैं, देखिए ध्यान से। आप भी बना सकते हैं इसका फिगर, एकदम नॉर्मली ऐसे खींचते आइए, ठीक है, ऐसे आपको खींचना है। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, बहुत जल्दी हम इसका फिगर बना देंगे, आप भी बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी हम राउंड करते हैं ऐसे, ठीक है, राउंड हो गया। अब इसके ऊपरी सिरे पर टोपी लगा दीजिए ऐसे,
ठीक है, ऐसे ले चलिए, ले आए और देखिए इसको घुमा कर ऐसे मिला दीजिए। इसी पर 2 गो टाँका लगा देते हैं, यहाँ हम पिन लगा देंगे और इन्हीं को आगे ऐसे ला कर तार से ऐसे राउंड कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे लगा दिए। ठीक, अब देखिए क्या है, फिर इसको हम ऐसे आगे किसका, तो टंगस्टन का इसमें तंतु लगा रहता है। किसका होता है, टंगस्टन। ठीक है, यह आपका कांच का बल्ब है। ठीक, ये आपका टोपी लगा रहता है, तांबे या पीतल का टोपी है। यह आपका टाँका है। ठीक है, अंदर हम कौन सा गैस भरते हैं, तो निष्क्रिय या तो N2 या तो H2 या तो आर्गन Ar, ठीक है, या तो हीलियम यहाँ लिखिएगा He। ठीक है, ये सारी अक्रिय गैसें भर देते हैं। ठीक है, बाकी तो सब फिगर हो ही गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए क्या है, यही लिखना है, वैद्युत बल्ब के बारे में लिखना है। तो 2 लाइन फिगर देख लीजिए, पेपर में आता है 7 नंबर में आएगा और ये आसान तरीके से आप फिगर बना सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल से ऐसे लाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे ले जाइए, ऐसे यहाँ से ऐसे थोड़ा सा उठाइए, ऐसे मिला दीजिए, फिर ऐसे 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 मिला दीजिए, हो गया। ठीक है, ऐसे घुमा कर ले लीजिए, हो गया बस। एकदम सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें तामझाम आपको करने की आवश्यकता नहीं, एकदम सिंपल फिगर बनाइए, आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या कहेंगे, वैद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो हम कहेंगे वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। पहली बात, वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। दूसरी बात, जब वैद्युत बल्ब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, तो इसमें होता क्या है, जब वैद्युत धारा हम प्रवाहित करते हैं तो इसके जो तंतु हैं ये 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर श्वेत होकर प्रकाश देने लगता है। हो गई 2 बात। अब अगली बात चलिए, अब ये रचना क्या होता है, तो इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है। देख लीजिए, कांच का खोखला गोला है, यहाँ पर मैंने लिया भी है, यही है, इसी के बारे में पढ़ना है। इस गोले के ऊपरी सिरे पर हम तांबे या पीतल का हम टोपी लगा देते हैं। टोपी में 2 पिन लगे होते हैं, ऐसे ये पिन लगे हैं। इस टोपी के ऊपरी सिरे पर हम चपड़ा लगा देते हैं। चपड़े में 2 गो टाँका होता है। इन टाँकों का संबंध 2 मोटे तारों से कर देते हैं। ठीक है, और 2 मोटे तारों के अगले सिरे पर हम टंगस्टन का सर्पिलाकार, मतलब स्प्रिंग देखें ना, ऐसे ही ऐसे करके इसमें लगा। सर्पिलाकार इसलिए लगाया जाता है ताकि कम दूरी में ज़्यादा तार राउंडिंग मारे रहे, ऐसे। ठीक है, ये हो गई। अब इसके अंदर की हम वाई निकाल देते हैं। वाई क्यों निकालते हैं, ताकि तार जो है गर्म होने पर पिघले ना या जले ना। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में उड़ जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर की हवाई निकालकर निर्वात उत्पन्न करते हैं। अब इसमें जब धारा हम प्रवाह करेंगे तो ये श्वेत तप्त होकर प्रकाश देगा। श्वेत तप्त होकर क्या होगा, प्रकाश देगा। यही था वैद्युत बल्ब। देखिए एकदम सिंपल से फिगर है। थ्योरम जो बोले हैं आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करिए। हम थ्योरम इसका भले से बड़ा है, लिख कर मिटा कर, मान लीजिए डिजिटल तो बोर्ड है नहीं मेरे पास। ठीक है, अच्छी होना चाहिए। फर्जी जो है झोला छाप टीचरों जैसा हमारा काम नहीं है। फर्जीवाड़ा किए रहे, खूब हाई डाई करें, आप पढ़ाने का सहूर है ना आए, फिर कहे मेरे हवेली पर आइए मैं ऐप लॉन्च करूँ। ये मेरे दिमाग में ना आया है ना कभी आएगा। ठीक है, बच्चों का जितना सेवा करना है कर सकते हैं हम। ठीक है, जितना हो सकता है उतना योगदान हमारा रहेगा। वैसे आपका भी मेरे साथ योगदान होना चाहिए। फर्जी झोला छाप जैसे डॉक्टर, वैसे झोला छाप मास्टर न बच पाए। ठीक है, तो यही आप लोग से आग्रह है। एक बार देख लीजिए, फिर से पुनः मैं बता दे रहा हूँ। यह वैद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है। इसके ऊपरी सिरे पर पीतल या तांबे का टोपी होता है। टोपी में 2 पिन लगे रहते हैं। इसको सील बंद करने के लिए इसमें चपड़ा लगा देते हैं और 2 टाँका लगाते हैं। टाँका लगाने से पहले और चपड़ा लगाने से पहले इस बल्ब के अंदर की हवा को निकालकर वैक्यूम पैदा करते हैं। अब टाँका का संबंध 2 मोटे तारों से है और उन तारों का संबंध टंगस्टन तंतु से कर देते हैं, सर्पिलाकार। ठीक है, अब इसमें हम जब धारा प्रवाहित करेंगे श्वेत तत्वों का प्रकाश देने लगे। यही है वैद्युत बल्ब का थ्योरम, और हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। और ऐसे ही इस वैद्युत बल्ब को पढ़कर और जैसे ये प्रकाश देता है, ऐसे जो है आप अभी जब पढ़ाई कर लीजिए अच्छी से, तो आप भी दुनिया में प्रकाश फैलाइए। यही बल्ब के लिए पढ़ना है।
इसी पर दम लगाना है। और ये 7 नंबर का बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हर साल आता है, पक्का रखिए, मेरे तरफ से एकदम पक्का है आएगा। ठीक है।